किसी भी चुनाव के नतीजे को महज जीत या हार की तरह देखना असल में विश्लेषण का अंत होता है। हमारा काम इसे एक शुरुआत की तरह देखना है। ये मतदाताओं के साथ एक गहरी, डेटा पर आधारित बातचीत की शुरुआत है। ये समझने की कोशिश कि जनता का दिया हुआ जनादेश असल में कह क्या रहा है। आज हम राजस्थान के ओसिया विधानसभा क्षेत्र के 2023 के नतीजों की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि कैसे डेटा शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। ओसियां चुनाव की पूरी कहानी, उसका अतीत और उसका भविष्य, सब कुछ एक ही संख्या में सिमटा हुआ है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों उम्मीदों, शिकायतों और फैसलों का सार है। ये जनता की आवाज है जो एक नंबर में गूंज रही है, और वो संख्या है 2807। बस इतना सा अंतर जिसने 2023 के इस मुकाबले में जीत और हार के बीच एक महीन सी लकीर खींच दी। जब मार्जिन इतना कम हो तो इसका मतलब साफ है, चुनाव किसी एक बड़ी लहर से नहीं बल्कि बूथ स्तर पर गली मोहल्लों में एक एक वोट के लिए लड़ी गई लड़ाई से तय हुआ है। हर एक वोट की अपनी एक कहानी है, अपनी एक उम्मीद है। और ये कहानी है राजस्थान के ओसिया विधानसभा क्षेत्र की। जोधपुर के पास बसा ये इलाका, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, हाल के चुनावों में एक ऐसी राजनीतिक रणभूमि बन गया जहां हर एक वोट की कीमत थी। यहाँ के नतीजे हमें जमीनी हकीकत के बारे में और आज की राजनीति की चुनौतियों के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। किसी भी राजनीतिक रणनीतिकार के लिए सबसे पहला काम जमीन को पढ़ना होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसान अपनी जमीन की नब्ज को समझता है। ओसियां की राजनीति को समझने के लिए हमें वहां की मिट्टी, पानी की किल्लत और लोगों की आकांक्षाओं के बीच के रिश्ते को समझना होगा, क्योंकि असली राजनीति बंद कमरों में नहीं बल्कि खेतों, चौपालों और पानी की नलों पर तय होती है। तो ओसिया के लोगों के लिए सबसे अहम मुद्दे क्या हैं? सर्वे का डेटा बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाता है। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है पानी और सिंचाई का गंभीर संकट। दूसरा, युवाओं में भारी बेरोजगारी, जो भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता पैदा करती है। तीसरा, वंशावधी राजनीति से एक तरह की थकान, जहां लोगों को लगता है कि कुछ ही परिवारों का राजनीति पर कब्जा है। और चौथा, अलग अलग जातियों के भीतर अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर एक गहरी निराशा। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की वो चुपती हुई हकीकतें हैं जो वोटिंग के दिन एक बड़े फैसले में बदल जाती हैं। ओसिया का सामाजिक ताना बाना इसकी राजनीति को समझने की चाबी है। यहाँ राजपूत और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की एक बड़ी आबादी है। इसके साथ ही लगभग 19% अनुसूचित जाति यानी एससी और 7% अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के मतदाता भी हैं। ये जो जटिल सामाजिक समीकरण है, ये किसी भी पार्टी के लिए एक चुनौती है। हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी शिकायतें हैं, और कोई भी दल इन समीकरणों को नजरअंदाज करके चुनाव नहीं जीत सकता। अब चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले 30 सालों के चुनावी आंकड़ों को अगर हम देखें तो ये मतदाताओं और राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक लंबी बातचीत की तरह लगते हैं। ये डेटा हमें बताता है कि ओसियां के लोगों का राजनीतिक मिजाज कैसे बदला है, उनकी भागीदारी कैसे बढ़ी है और वो पार्टियों को लगातार क्या संदेश देते रहे हैं। साल 1993 में यहाँ वोटर टर्नआउट मतलब मतदान का प्रतिशत लगभग 59.6% था। ये 3 दशक पहले की तस्वीर है, जब हर 10 में से करीब 4 लोग वोट डालने नहीं निकलते थे। ये उस दौर में मतदाताओं की भागीदारी का एक बेसलाइन है। और अब इसकी तुलना कीजिए 2023 के 78.8% के आंकड़े से। ये लगभग 20% की सीधी छलांग है। ये इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्या दिखाती है? ये एक ज्यादा जागरूक, ज्यादा सवाल पूछने वाले और अपने हक की ज्यादा मांग करने वाले वोटर की ओर इशारा करती है। अब वोटर सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि राजनीति का एक सक्रिय भागीदार है। पिछले 7 चुनावों का ये डेटा देखिए। यहाँ की राजनीति कितनी अस्थिर है, ये जीत हार के मार्जिन में भारी उतार चढ़ाव से साफ है। ये किसी भी पार्टी के लिए सेफ सीट नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड बिल्कुल स्थिर है, मतदान में लगातार बढ़ोतरी। अब जब हम इस तरह के संवेदनशील मतदाता डेटा का विश्लेषण करते हैं तो भारत के डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का सम्मान करना हमारी पेशावरी जिम्मेदारी बन जाती है। हमारी पूरी पड़ताल सिर्फ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है, जिसमें हर मतदाता की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया है। 2018 और 2023 के बीच का जो निर्णायक बदलाव है वो इस चार्ट में साफ दिखता है।
देखिए, 2018 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी ने आराम से जीत हासिल की थी। लेकिन 2023 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वोट शेयर में लगभग 19% की जबरदस्त वृद्धि ने पूरे खेल को पलट दिया। तो असली कहानी ये है कि कांग्रेस ने भले ही अपना वोट शेयर थोड़ा बढ़ाया, लेकिन बीजेपी की बढ़त इतनी जबरदस्त थी कि उसने पिछली हार को एक करीबी जीत में बदल दिया। तो इन सारे आंकड़ों और विश्लेषण का असल मकसद क्या है? मकसद सिर्फ अतीत का पोस्टमार्टम करना नहीं है, बल्कि भविष्य को डिजाइन करना है। ये डेटा महज एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये आने वाले 5 सालों के लिए असरदार शासन का एक ब्लूप्रिंट, एक स्पष्ट खाका देता है। ये हमें बताता है कि समस्या कहाँ है और समाधान की दिशा क्या होनी चाहिए। डेटा ड्रिवन राजनीति का सार यही है, मतदाताओं की शिकायतों को एक स्पष्ट एक्शन लेने लायक योजना में बदलना। जैसे अगर पानी का संकट है तो रणनीति होनी चाहिए कि पानी के प्रोजेक्ट्स की मांग को एक आंदोलन बनाया जाए। अगर युवाओं में बेरोजगारी है तो उन्हें संगठित करके उनकी ऊर्जा को राजनीतिक ताकत में बदलना होगा। और अगर वंशवाद से थकान है तो उम्मीदवार को एक नई पहचान के साथ जनता के बीच ले जाना होगा। यहाँ हर समस्या रणनीति के लिए एक अवसर बन जाती है। किसी भी पार्टी के ताकत को ठीक से आंकने के लिए हम एक चतुर्मुख यानी 4 आयामी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। पहला, चुनावी चेहरा, मतलब उम्मीदवार की अपनी अपील। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, मतलब जमीन पर पार्टी के कार्यकर्ता। तीसरा, कथावाचक चेहरा, यानी पार्टी का संदेश और कहानी। और चौथा, संसाधन चेहरा, यानी अभियान के लिए जरूरी फंड और साधन। इस मामले में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऑर्गेनाइजेशनल फेस का लो यानी कमजोर होना है। मतलब उम्मीदवार और संदेश अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें घर घर तक पहुंचाने वाला संगठन कमजोर है। अब उम्मीदवार की प्रोफाइल पर आते हैं। वो एक केयर गिवर, रिफॉर्मर यानी देखभाल करने वाली सुधारक की छवि प्रस्तुत करती हैं। इस छवि की अपनी ताकत है, ये विश्वास और अपनेपन का भाव पैदा करती है। लेकिन उनकी मुख्य चुनौती दोहरी है, एक तरफ सरकार विरोधी लहर और दूसरी तरफ वंशवाद का लेबल। उन्हें एक सम्मानित पारिवारिक विरासत और एक नए स्वतंत्र नेता के लिए मतदाताओं की इच्छा के बीच संतुलन बनाना है। तो इस पूरे डायग्नोसिस के बाद इलाज क्या है? अब हम विश्लेषण से आगे बढ़कर एक विस्तृत नुस्खे की ओर बढ़ते हैं। ये एक 90 दिन की व्यवस्थित समयबद्ध योजना है जो विश्वास को फिर से बनाने और समर्थन जुटाने के लिए एक इंजीनियरिंग अप्रोच की तरह काम करती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। पहला चरण यानी पहले 30 दिन, ये नींव रखने के बारे में है। इसका पहला कदम है एक गहन जमीनी ऑडिट, ताकि हर गांव और ढाणी की शिकायतों को मैप किया जा सके। आप अनुमानों पर रणनीति नहीं बना सकते। दूसरा, नए स्वयंसेवकों की भर्ती और उन्हें ट्रेनिंग देना, ताकि संगठन की जमीनी कमजोरी को दूर किया जा सके। और तीसरा, अगर गठबंधन है, जैसे यहाँ आईएनसी और बीएपी के बीच था, तो जमीनी स्तर पर समन्वय समितियों का गठन करना, ताकि वोट ट्रांसफर पक्का हो सके। दूसरा चरण, अगले 30 दिन, ये संदेश फैलाने और सीधा संपर्क साधने के बारे में है। पानी अब की बार जैसे टारगेटेड अभियान चलाना जो सीधे तौर पर लोगों की सबसे बड़ी समस्या को संबोधित करता है। दिव्या कनेक्ट जैसी छोटी छोटी रैलियां करना जो बड़ी रैलियों से ज्यादा व्यक्तिगत जुड़ाव पैदा करती हैं। और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे आधुनिक डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल करके युवाओं और महिलाओं तक पहुंचना, ये जुड़ाव और कनेक्शन का चरण है। और अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण चरण, आखिरी 30 दिन। इस फेज में हर गतिविधि की तीव्रता बढ़ जाती है। घर घर जाकर प्रचार को तेज करना, क्योंकि भारतीय चुनावों में व्यक्तिगत संपर्क आज भी सबसे ज्यादा असरदार है। क्षेत्र के बड़े नेताओं के दौरे आयोजित करना ताकि माहौल बनाया जा सके। और सबसे जरूरी, एक मजबूत गेट आउट द वोट यानी GOTV ऑपरेशन चलाना। इसका मतलब है वोटिंग के दिन अपने समर्थकों को पहचानना और उन्हें पोलिंग बूथ तक लाना सुनिश्चित करना। ये एक लॉजिस्टिकल और ह्यूमन इंजीनियरिंग चुनौती है। अंत में ये सब सिर्फ एक चुनाव जीतने की रणनीति से कहीं बढ़कर है। ये डेटा ड्रिवन, जन केंद्रित शासन के एक व्यापक दर्शन की ओर एक बदलाव है। और ये दर्शन हमारे संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है, जो हर एक व्यक्ति की गरिमा और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहने की स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। राजनीति का अंतिम लक्ष्य सत्ता नहीं, बल्कि लोगों का जीवन बेहतर बनाना होना चाहिए।
और इस तरह हम पूरी कहानी को वापस उसी संख्या पर ले आते हैं, 2807 वोटों का अंतर। ये हार नहीं है, ये लोगों के ओर से दी गई एक सटीक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये पुस्तिका बताती है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं और वो अपने नेताओं से अगले 5 साल में क्या काम चाहते हैं। हर एक वोट एक निर्देश है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ जाता है। क्या आज के दौर में चुनाव सिर्फ लोकप्रियता की एक साधारण प्रतियोगिता रह गया है, या ये बेहतर शासन देने के लिए एक इंजीनियरिंग चुनौती बन गया है? एक ऐसी चुनौती जिसे डेटा, रणनीति और जमीनी संगठन के जरिए ही हल किया जा सकता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 0800 4204 1602. Purpose beyond politics.